विनय गुड इवनिंग। विनय गुड इवनिंग। हरेंद्र और विनय, टाइम एकदम सटीक है। बाकी लोग कहाँ हैं? मोहित गुड इवनिंग। सोनू आयुष गुड इवनिंग। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी बच्चों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आपको भी भाई, सभी बच्चों को शुभकामनाएं शिवरात्रि की। शिव जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, चाहे जिस टाइप की मनोकामना हो। ईशांत गुड इवनिंग। बिल्कुल कराते रहेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन। बस आप सीखते जाइए, क्वेश्चन गजब भी मिलेंगे आपको। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। तो हम लोग कल लास्ट टर्न पे पढ़ रहे थे कि करंट कैरिंग जो रिंग है, वो अपना जो है एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह डिपेंड करेगा, उसकी पोलैरिटी होगी। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है एन आई ए देखा था। और ये करंट कैरिंग, कोई करंट कैरिंग रिंग है वो तो करेगी ही करेगी, उस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आप रोटेट कर रहे हो चाहे रिंग में, चाहे स्फेयर में, चाहे रॉड में। तो ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज वी कैन एज्यूम ए करंट, सो मेनी करंट कैरिंग रिंग, है ना। और उस पर भी बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस किया था हमने। लास्ट में हम लोग आए थे कि मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी मैग्नेटिक मोमेंट, किसी रेक्टेंगुलर लूप का, है ना, अगर वो किसी प्लेन में नहीं है तो उस पर भी एक क्वेश्चन बढ़िया किया था कि वो जो है 3D में था, तो हमने उसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड का कोऑर्डिनेट लेकर एरिया वेक्टर लिखा था। और उसको फिर डायरेक्ट जो है एरिया वेक्टर आ गया था, तो एम वेक्टर इक्वल टू एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स आई इंटू ए से। तो एन अगर मान लो एक ही लूप है तो एन वन हो जाएगा। तो जो भी एरिया वेक्टर आया उसको आई से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वेक्टर मिल जाता था। तो इस तरीके से आपने 3 डायमेंशनल लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट लिखना सीखा। अब इसी में आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप इन टू डिफरेंट प्लेन, इन टू डिफरेंट प्लेन। एक ऐसा लूप है कि जिसका पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन अलग प्लेन में है और कुछ पोर्शन आपका अलग प्लेन में है। दो पोर्शन है, दोनों अलग अलग प्लेन में, तो इसको कैसे देखा जाए? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप इन टू डिफरेंट प्लेन, साइमल्टेनियसली जो है इस लूप के दो प्लेन होंगे और दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट में होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए एक लूप लेते हैं, इस तरीके का है।
ऐसा है मान लो, ये लूप आपका ऐसा है, तो आपको शायद दिख रहा होगा जो कॉपी में आप लिख रहे हैं उस कॉपी को ऐसे खोल दीजिए, एक साइड को ऊपर उठा दीजिए, है ना। जो कॉपी आप जिस पे लिख रहे हैं, तो जिधर लिख रहे हैं उसको टेबल पे रहने दीजिए, बाकी वाली को ऐसे उठा दीजिए। शायद समझ गए कि ये एक लूप ऐसा बनेगा। और इसमें जो आप एक्सिस देख रहे हो, इसे अगर आप एक्सिस में डिफाइन कर देता हूं, ये मान लो अगर y एक्सिस है, ये z एक्सिस के लॉन्ग है, और इसे हम ले रहे हैं x एक्सिस, ठीक है। तो ये लूप बन जाएगा अपना। इसका हमें अगर कोई करंट कैरिंग लूप, इसमें अगर कोई करंट फ्लो करा देते हो, तो इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो करंट आप ऐसे फ्लो करा रहे हो, आई ये ऐसे जा रहा है, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, और फिर ये इधर जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर ही ले लेते हैं, ये अपना ए है, ये बी है, ये साइड अपना बी है, चलो रेक्टेंगल ही ले लिया, तो ये भी बी है और ये ए है। दिख गया सभी को? क्लियर है? तो अब आप इसका कैसे निकालोगे? तो इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, इसको दो लूप में स्प्लिट करो जंक्शन के अकॉर्डिंग। जहां जंक्शन आपको दिख रहा है दोनों का, वहां से इसको दो में स्प्लिट कर दो। जहां आपको जंक्शन दिख रहा है वहां से दोनों में इसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, इस तरीके से। तो ये जो दो जंक्शन दिख रहा है, नेमिंग कर दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये अपना पूरा लूप था। तो ये अपना किस प्लेन में सभी को दिख रहा है? ये किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन। और ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों लूप का जो जंक्शन है एडी, है ना, यहां पे आप हाइपोथेटिकली मान लो कि दो तार जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हाइपोथेटिकली मान लो कि दो तार जुड़े हुए हैं और वो जो है इस तरीके से हैं। यहां पर एक करंट ऐसा, इसको आप मान लो कि ये लूप ऐसा हो गया, इसको यहां से आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको आपने ऐसे कर दिया। ये हाइपोथेटिकली हमने दो इंडिपेंडेंट लूप बना दिया। यहां पे कोई तार नहीं था, कोई वायर नहीं था, कोई करंट नहीं था, लेकिन हमने ऐसा मान लिया। तो अब क्या होगा कि इसको अगर आप एक इंडिपेंडेंट लूप बना रहे हो तो क्लोज लूप के अकॉर्डिंग यहां जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा, इसमें करंट आई ऐसे जाएगा, और इस वाले में देखो ये इधर से घूम के आ रहा है तो इसमें ऐसा जाएगा, ठीक। तो आपने क्या बोला कि ये ए बी सी डी ए का है, ये डी है मान लो, तो इसको आप हाइपोथेटिकली डी डैश ले सकते हो, इसका जस्ट काउंटर पार्ट। और इसको मैं ए डैश ले सकता हूं। तो कैन वी से दैट वी हैव टू इंडिपेंडेंट लूप, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट लूप हमारे पास है। एक लूप है अपना ए बी सी डी ए। तो आप बताओ इसका ये किस प्लेन में है? एक्सजेड प्लेन में। और आपका जो करंट है, करंट का ओरिएंटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो आपको क्या बताया था कि करंट का ओरिएंटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एरिया वेक्टर इनवर्ड होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा। तो आपने एक क्लॉकवाइज किया है, तो क्लॉकवाइज में प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, तो आप क्या लिखने वाले हो? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस इंडिपेंडेंट लूप ए बी सी डी ए, ये लिखने वाले हो आई इंटू एरिया है ए बी, इंटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, ठीक है।
डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, देखिए भाई ये पहले ही स्लाइड है, ध्यान से देख लीजिए आप भी। तो यहां पे अपने पास आई ए बी, मैं बता रहा हूं कि दो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप विच हैज टू साइड्स इन डिफरेंट प्लेन। तो जहां पे जंक्शन है उसको स्प्लिट कर दो हाइपोथेटिकल वायर मान के कि ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, तो ये एक इंडिपेंडेंट लूप बन गया, ये एक इंडिपेंडेंट। आप बोलोगे सर ऐसा करने से कुछ दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ोगे तो नेट यहां कोई करंट नहीं था, देखिए न्यूट्रलाइज है, दिस करंट एंड दिस करंट, इसको जंक्शन को जोड़ दोगे तो ये करंट अपना न्यूट्रलाइज है, तो ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पे जो भी मैग्नेटिक मोमेंट था वो केवल इन करंट कैरिंग वायर के वजह से था, ये आपने हाइपोथेटिकली माना है। तो जब जोड़ोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जो ये जोड़ोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आई ए बी माइनस के कैप। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच लूप ए डैश, इसको मान लिया ए डैश, तो ए डैश डी डैश ई एफ ए, बताइए क्या होगा? एरिया तो वही होगा आई ए बी एन आई ए, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इस वाले लूप का डायरेक्शन बताइए आप लोग, इस वाले लूप का डायरेक्शन बताइए क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन? बायट सेवर्ट्स लॉ मैं लास्ट में कराता हूं भाई, सबका अपना सीक्वेंस है, आप परेशान मत होइए, सब कुछ कराया जाएगा, पढ़िए यहां पे पहले। ये एफ ए डैश बी डी डैश ई और एफ, इस वाले लूप के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग लूप है, ये किस प्लेन में है? देखिए ये एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में है तो आपको बताया गया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, और एरिया वेक्टर आपका जो है लूप के परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये कैसे जा रहा है, अगर फिंगर को कर्ल करके देख रहे हैं तो ये इनवर्ट जाएगा, है ना। तो इनवर्ट जा रहा है मतलब माइनस जे कैप, सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये होगा माइनस जे कैप। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप? एम नेट जो होगा इन दोनों का वेक्टर कर दीजिएगा, प्लस एम ऑफ ए डैश डी डैश ई एफ ए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई ए बी बाहर लीजिए, यहां आ जाएगा अपने पास माइनस बी बाहर ले लीजिए, के कैप प्लस जे कैप, और मॉड अगर चाहिए तो इसका मॉड ले लीजिए, मॉड हो जाएगा √2 आई ए बी, √2 आई ए बी, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा मॉड। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको उस जंक्शन वाले पे स्प्लिट करके इसको दो इंडिपेंडेंट लूप बनाने का है, और सभी का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के वेक्टरली ऐड करना है ना, वेक्टरली आप इसको ऐड कर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इसी मैग्नेटिक मोमेंट के बाद अगर कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो हम टॉर्क की अब बात करने लगेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप placed in a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या जनरली लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप में अगर कोई आप किसी करंट कैरिंग लूप को रख देते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे आपने देखा था कि किसी करंट कैरिंग वायर को
3D लूप के लिए भी अभी बताता हूं, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा अभी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उस करंट कैरिंग लूप में, उस करंट कैरिंग लूप को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जबकि आपने देखा था कि किसी करंट कैरिंग क्लोज लूप, भाई लूप है तो क्लोज होगा, तो किसी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। नेट फोर्स हमेशा उस पर क्या होता था, जीरो होता था, क्योंकि हमारा इफेक्टिव लेंथ वेक्टर जीरो हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पे लूप पे, करंट कैरिंग लूप अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है तो उस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो देखेंगे। बट यस, व्हाट इज द मस्ट, फोर्स मस्ट बी जीरो, बट टॉर्क मे बी जीरो और मे नॉट बी। हाउ, पहले तो ये देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है। मान लो आपके पास कोई एक लूप है, ठीक है, कोई हमारे पास ये लूप है और ये लूप रिंग हो सकता है, ये तो डिस्क टाइप लगने लगा, इसको हटा ही दे रहा हूं। तो कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इस करंट कैरिंग लूप में करंट आपका मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे भी करेगा, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैंने ऐसे ले लिया है। और ये जो है, इसमें आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है भाई, ये ध्यान रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हम बायट-सैवर्ट्स लॉ में पढ़ेंगे, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। और कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा कि एक चार्ज अपने ही फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स लगाता है, ऐसा नहीं होता। वो चार्ज जो है दूसरे पे फील्ड क्रिएट करता है और उसको जो है उस पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी है बी, यूनिफॉर्म है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क की बात होगी, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। जैसे अगर इलेक्ट्रो आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे डाइपोल होता था, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए। डाइपोल जो है अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो आप क्या बोलते थे, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी इज द पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से यहां एम क्रॉस बी, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे डिसाइड करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट आप डिसाइड करोगे जैसे आपको बताया है। यहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, अगर ये प्लेन आपका XZ प्लेन है, इसको अगर आप XZ प्लेन मानते हो, ये कैसा भी हो सकता है, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, XZ प्लेन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसी XZ प्लेन में है। ठीक है, तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में है। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर आपका ऐसा होगा, है ना, एरिया वेक्टर आपका ऐसा होगा, और यही मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होगा, मतलब M वेक्टर ऐसा है और B वेक्टर ऐसा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। B वेक्टर आपका कैसा है, ऐसा है, ये आपका B वेक्टर है और ये M वेक्टर है। M वेक्टर आपको बता चुका हूं कैसे दिखाना है, M वेक्टर एरिया वेक्टर से देख के बताएंगे। तो जो M वेक्टर होगा वही अपना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही M वेक्टर की डायरेक्शन होगी। दोनों के बीच में एंगल मैंने कितना लिया हुआ है, थीटा। तो ये है, अगर इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज अगर ब्रेक करना चाहोगे तो मॉड टाउ जो होगा वो लिखा जाएगा MB sin थीटा।
एम बी साइन थीटा। सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो m क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि m क्रॉस b का जो यूनिट वेक्टर होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन देगा। और क्रॉस रूल से सभी को पता है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, जो ये टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, ये m क्रॉस b वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी म्यूचुअली। a क्रॉस b इक्वल टू c होता है, तो जो c वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a and b, it is always perpendicular to the plane containing a और b, यही होता है। तो अपना जो टॉर्क होगा वो हमेशा m और b वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क वेक्टर बाय क्रॉस रूल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing m वेक्टर एंड b वेक्टर। मानते हो कि नहीं क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग, ये बात आप जानते ही हो। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब ये भी बता सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी जब टॉर्क एक्सपीरियंस 0 होगा और क्या सिचुएशन होगी जब टॉर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा एम और एरिया वेक्टर का। भाई ये बता चुका हूं, एम वेक्टर ही जो होता है, कल ही बताया था, एन आई ए वेक्टर। तो एम और ए का डायरेक्शन सेम होता है, ये कल बताया जा चुका है। ठीक है, यही एम वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर के पैरेलल ही होगा, यही होगा। तो अब आप सभी बच्चे ये बता सकते हैं कि कब ये रिंग जो है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और कब मिनिमम। तो टाउ मैक्स कब होगा और टाउ मिन कब होगा। तो भाई मैथमेटिकली सबको पता है कि थीटा 90 हो जाए, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में। यहां पे भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप दोनों पैरेलल हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड और लूप दोनों पैरेलल हो जाएं। कुछ बच्चे थीटा 90 का मतलब ये समझ लेते हैं कि रिंग और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, वो उल्टा है। तो थीटा मैक्स जो है अपना क्या हो जाएगा, थीटा मैक्स अपना 90 हो जाएगा। भाई जिन फॉर्मूले की आपको डेरिवेशन की जरूरत है, ये फॉर्मूले जो है ना आपसे बोर्ड में इसके डेरिवेशन पूछे जा रहे हैं, ना कोई जेई एडवांस आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है। जहां डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट छुपा होता है वो मैं ऑलरेडी बता ही देता हूं, ठीक है। तो उसके लिए आप मत परेशान होइए, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूले इसको ध्यान रखने हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल 90 है। इसका मतलब लूप का ओरिएंटेशन कैसा है भाई, तो लूप का ओरिएंटेशन ऐसा है, लूप आपका करंट इसमें ऐसा जा रहा है, मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लीजिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस करंट कैरिंग लूप के 2 सितंबर तक आपका जो है ईएमआई आ रहा है। देखिए मैं स्कूल को देखकर तो नहीं पढ़ाता, सभी बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट यस आई कैन से दैट कि ईएमआई बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर नहीं, ईएमआई आपका 15 अगस्त के पहले हम लोग ईएमआई एसी कंप्लीट करेंगे, ये मेरा टारगेट है। 15 अगस्त के पहले हम ईएमआई एसी कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो यहां पर अपने पास ये आई है, तो मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमें 11th के पोर्शन भी कुछ कुछ जो है काफी कर लेने हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही फुल फ्लेज में तैयार होके आप जाएं। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल टू द प्लेन है, देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका पैरेलल टू द प्लेन है, और ये मोमेंट वेक्टर आप सभी को पता है कि मोमेंट वेक्टर कैसा होगा इस केस में, अगर ये लूप पैरेलल हो जाए तो ये मैग्नेटिक एरिया वेक्टर इधर होगा और यही मोमेंट वेक्टर होगा।
तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं और काफी भारी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि लूप परपेंडिकुलर होगा बी के तब मैक्सिमम होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 तब आएगा जब लूप जो है बी के पैरेलल हो जाए, है ना। तो लूप बी इज इन द प्लेन ऑफ लूप, मैं ऐसे लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, बी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द लूप। तो बी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द लूप होगा, थीटा अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर टाउ मैक्स होगा और टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बी साइन थीटा, मतलब एम बी साइन 90, मतलब एम बी, है ना। तो टाउ मैक्स जो यहां पर होगा वो हो जाएगा एम इंटू बी। तो ये अपना मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से टाउ मिन की अगर बात करें, टाउ मिन की अगर बात करें तो टाउ मिन जो होगा, सभी बच्चे अब बता सकते हैं कि मिनिमम टॉर्क यहां पर 0 ही होगा, क्योंकि इसमें एम और बी के बीच का एंगल क्या हो जाए 0। तो आप सोचकर बताओ कि एम और बी के बीच का एंगल 0 होने के लिए लूप को कैसा होना पड़ेगा, लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, है ना। लूप को मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ये है आपका लूप और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसमें करंट कैरिंग लूप है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये आपकी तरफ है आई। तो इसमें सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाईजेड प्लेन में है लूप। तो देखिए फिंगर को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में इस तरीके से, थंब की डायरेक्शन इधर जा रही है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, यही एरिया वेक्टर भी होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर आता है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। तो आपको दिखता है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, और ऐसा होने के लिए जो ये लूप है, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अपना कैसा होगा, ये ऐसा है ना, ये प्लेन वाईजेड है, ये देख सकते हैं ये वाईजेड एक्सिस है। तो लूप आपका कैसा रखा हुआ है वाईजेड में। ठीक है, लूप का है वाईजेड प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड और ये किधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये अपना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस है। तो अब क्लियर हो गया होगा सभी को। ये आपकी तरफ है, ये साइड जो है जो मैं आई बना रहा हूं ये बाहर को निकला है, आपकी तरफ है, ऐसा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को। तो एम वेक्टर और बी वेक्टर, किस चीज का डायरेक्शन गलत लिया है भाई, किस चीज का डायरेक्शन गलत है, आपको डायरेक्शन कैसे गलत लग रहा है, इसको आप अंदर देख रहे होंगे, इसको बाहर, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा। ये ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कि करंट जिस डायरेक्शन में बनाया है वो बाहर की तरफ है। ये जो मेरा पाम है ये आप देख रहे हो, ये है, ये वाली साइड ये है बाहर की तरफ, तो ये ऐसे जा रहा है। तो जब ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर ही तो होगा और एम वेक्टर भी इधर ही है, बिल्कुल सही है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर अपने पास
और मैंने एक्सेस भी आपको बता दिया है, यहाँ टी मिन होगा, और फॉर मिनिमम के लिए सबको पता है कि एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, थीटा यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और 180 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, देखिए साइन 0 भी हो सकता है और पाई भी, मतलब मैं अगर इसको इधर ना देके क्लॉकवाइज दूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज देता हूं तो बी इधर, एम इधर आएगा, बी इधर आएगा, तो आप 0 पे भी बोल सकते हो और पाई पे भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब पैरेलल भी बोल सकते हो और एंटी पैरेलल भी, ये पैरेलल भी हो सकता है एम वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है, दोनों। यहां के लिए थीटा पाई भी बोल सकते हो और थीटा यहां पर, यहां के लिए थीटा 0 भी बोल सकते हो, दोनों के लिए आपका जो है क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो टाउ मिनिमम अपना क्या हो जाएगा, यहां पर टाउ मिनिमम 0 हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए देखा आपने और मैक्सिमम के लिए, तो ओरिएंटेशन ध्यान रखिएगा, जब अपना जो है परपेंडिकुलर होगा, जब अपना ये परपेंडिकुलर होगा तो अपने पास ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, किसमें इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे और वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अभी बात करते हैं उस पर। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब मान लीजिए वर्क डन इन रोटेटिंग ए टॉर्क, वर्क डन इन रोटेटिंग, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करने लगेंगे फिर से, पोटेंशियल एनर्जी इन ए करंट कैरिंग लूप, current carrying loop placed in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी बेटर है आप यहां पे यूनिफॉर्म कर लीजिए, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैरिंग प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर किसी बच्चों को डाइपोल याद है तो शायद वो रिलेट करके मुझे फॉर्मूला बता सकता है और रिजल्ट भी बता सकता है, ठीक है। तो जरा कमेंट करके बताओ कि इसका क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसका क्या फॉर्मूला बन सकता है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि इफ ए पोटेंशियल डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव ए पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, पोटेंशियल एनर्जी का। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप रखी हुई है तो इट हैज इट्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वहां पे होता था U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, सभी बच्चों को याद होगा ये U, ये डिराइव कराया गया था आपको। तो ये आपको डिराइव कराया गया था कि ये जो होता है वो होता है P डॉट ई, याद आ रहा है सभी को, विथ माइनस साइन, माइनस P डॉट ई। तो उसी तरीके से P के जगह यहां पर क्या हो जाएगा M, तो ये हो जाएगा M डॉट बी, M डॉट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है अपनी माइनस M डॉट बी, माइनस M डॉट बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे आया आप खुद सोच सकते हैं कि रोटेशनल वर्क से आएगा। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की, क्रॉस नहीं होगा भाई, डॉट होगा, एनर्जी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस कैसे हो सकता है, आप U क्रॉस B कैसे बोल रहे हो, कभी भी एनर्जी को डायमेंशन वेक्टर बना रहे हो आप। तो यहां पे U इक्वल टू माइनस M डॉट बी है। तो आप सभी को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की कहानी कहां से शुरू होती है, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन करते हैं हम। तो यहां वर्क डन कैसा होगा, यहां वर्क डन लूप का रोटेशनल होगा, कि हम रोटेशनल वर्क करेंगे लूप पे, और ये क्योंकि एक टॉर्क लगेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से,
टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करने लगोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगोगे, तो आपके वजह से जो वर्क है वो लूप में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो अपने आप। तो अपने आप अगर इसे छोड़ दोगे तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसमें खुद ही घूमने लगे। तो इसका मतलब सिस्टम इटसेल्फ इज डूइंग वर्क। तो बेसिकली यहां पर जो वर्क डन है, अगर मैं बोलूं कि रोटेशनल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, मान लो कोई पड़ा हुआ है तो डी डब्ल्यू सिस्टम, और होता क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू। ये सब आप इलेक्ट्रो में पढ़ चुके हैं, इस पर बहुत चर्चा करने का बनता नहीं है। यहां पे आएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है, ये तो टॉर्क है, इंटू डी थीटा। रोटेशनल वर्क क्या लिखते हो, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, यही तो होगा रोटेशनल वर्क डन। जैसे एफ डॉट डी एस करते थे, है ना, वैसे ही रोटेशनल वर्क डन क्या होगा, टाउ डी थीटा। तो दिस इज आवर रोटेशनल वर्क डन। तो एम बी साइन थीटा टॉर्क होगा इंटू डी थीटा। मान लो हमें इसको रोटेट करना है फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं यू थीटा 1 से यू थीटा 2, और ये अपने पास हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। तो क्या आ जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा, माइनस बाहर रखो, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, जैसे डाइपोल में भी बताया था आप लोगों को। तो ये एम बी और साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लो और इससे कैंसिल कर लो इससे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जिसमें थीटा 1 और थीटा 2 ध्यान रखिएगा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पे। तो पहले एंगल क्या था, पहले एंगल अपने पास था थीटा 1, बाद में रोटेट हो गया, कितना हो गया, थीटा 2, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर स्टेबल अनस्टेबल कैसे देखें, तो देखिए कैसे देखेंगे, दिस इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है लूप के। अगर आपने इसको इनिशियल थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट किया तो दिस इज चेंज, डेल्टा यू है ये एक तरीके से, डेल्टा यू ऑन रोटेटिंग डेल्टा यू है, ठीक है। तो ये अपने पास डेल्टा यू हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये अपने पास जो डेल्टा यू आ रहा है, इसमें स्टेबल के लिए क्या सीखे हो, आप पढ़ चुके हो सभी लोग कि कभी भी कोई सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो मिनिमम की पोजीशन क्या हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगा कि अपने पास थीटा वन जो है इसको जीरो करिए। तो थीटा 1 को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, जब लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, बताओ, बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये इनिशियल जीरो होगा, यहां कॉस थीटा 1, डी डब्ल्यू सिस्टम हमने लिया है माइनस डी यू, दो बार साइन ले लिया एक्चुअली, मुझे लग रहा है डी डब्ल्यू सिस्टम पहले निकाल लेना चाहिए था। खैर बात तो वही होती, यहां पे डी डब्ल्यू सिस्टम निकालते तो यहां पे एक माइनस आता, फिर डी यू लिखते तो उसका माइनस माइनस प्लस ही हो जाता, और ये यही आता, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या गलत कर दिया है, नेगेटिव साइन क्या गलत कर दिया है बताओ, डी डब्ल्यू सिस्टम लिखा है उसको माइनस डी यू ही लिख रहा हूं। अच्छा एमबी भी होगा, हाँ
एम बी भी होगा, ये ठीक है। एम बी माइनस कॉस थीटा टू, ये माइनस जो है ना, आप नहीं समझ रहे हो, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दिया है, जो बच्चा पूछ रहा है इस दोनों को कैंसिल कर दिया, यहां अपर लिमिट यही है कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं फाइनल ले रहा हूं, थीटा टू को 90 लेता हूं और थीटा वन अपना 0 है। थीटा टू को 90 लेता हूं और थीटा वन 0 है, तो देखिए क्या होगा उस केस में, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी। थीटा टू 90 का मतलब समझ रहे हैं कि कैसे रोटेट हुआ होगा। थीटा टू 90 का मतलब अब ये कहां पर होगा, फाइनली यहां पर होगा। ठीक है, थीटा टू ये हो गया, और थीटा वन क्या होगा, थीटा वन 0 का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। मतलब ऐसे है कहानी कुछ। ठीक है, तो ये जो है यहां से इधर रोटेट हो गया, दिख रहा है सभी को। पहले इनिशियल पोजीशन ये था, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आवर फाइनल। कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सबको पता है। तो ये इनिशियल और मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया है मैंने, ये अपने पास करंट है आई, फिर ये रोटेट होकर यहां पर आ गया, तो रोटेट होने के बाद ये इधर आ गया 90 पे। तो यहां के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि ये यहां पर u इनिशियल अपना 0 है, और u फाइनल जो है, u फाइनल देखिए थीटा टू 90 है, मतलब b इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये लूप ऐसे घूम के जा रहा है ना, इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये इस तरफ इस वाले के लिए क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट इस पे इधर होगा, और बी वेक्टर इधर ही रहेगा। तो ये अपना जो है फाइनल है, यू फाइनल कितना होगा, एम बी। तो वही चीज आपको यहां पे लिखना है। तो फाइनली ये थीटा जो है 1 हो जाएगा, उल्टा लिख दिया है क्या, थीटा वन 0 लिखा है मैंने, तो वो यहां पे 1 आएगा, और थीटा टू को 90 लिखा है, थीटा टू को मैंने 90 लिखा है ना। हाँ, तो थीटा टू कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, सही है, और थीटा वन 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे फाइनली आपके पास u जो आएगा एब्सोल्यूट, u आ जाएगा माइनस एम बी, और थीटा वन को 0 क्या किसी जनरल पे थीटा लिख लो, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। एक काम करो, ये मैंने जनरल लिख लिया है, किसी जनरल पे बना लो, थीटा टू 90 के जगह थीटा लिख लो, इसको मैं किसी जनरल पे बना देता हूं। ये ऐसे ले लो, किसी जनरल थीटा पे है ये, कुछ ऐसा।
ठीक है, तो कुछ ही किसी जनरल थीटा पे है ये, देखो यहां पर रोटेट होते होते किसी जनरल थीटा पे आ गया, यहां पे ये है। तो इनिशियल केस में टॉर्क अपने पास बिल्कुल सही कह रहे हैं जीरो होगा, तो इनिशियल केस में अपने पास टॉर्क जीरो है। ओके, तो ये घूमेगा कैसे, ये भी बात है। यहां पे अगर अनस्टेबल होगा तब तो ये सिस्टम वर्क करेगा, है ना, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अनस्टेबल में हम इसको अगर यहां छोड़ दें तो मैक्सिमम वाले से घुमा सकते हैं इसको, तो थीटा वन को जो है यहां दो फॉर्मूले आएंगे। याद है तुम लोगों को मैंने कहा था कि किसको आप स्टेबल मानते हो, ठीक है, किसको आप स्टेबल मानते हो इस पे डिपेंड करेगा कि इसके दो फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा एम बी वन माइनस कॉस थीटा और एक आएगा केवल माइनस एम बी कॉस थीटा। तो मैं देखो बता देता हूं कि अगर यहां पर ये हमने थीटा वन को जीरो माना है, स्टेबल को, इसको हमने यू, देखिए जब भी आप चेंज लिखते हो, चेंज तो मैंने दिखा दिया आपको, जब भी आप एब्सोल्यूट लिखते हो तो इस पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको जीरो मानते हैं, ठीक है, किसको आप जीरो मानते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप यू इनिशियल स्टेबल वाले को जीरो मानते हैं, ध्यान दीजिएगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे सिस्टम का टॉर्क जीरो है। अब अगर आप इसको इनिशियल मानते हो, जहां पे स्टेबल है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, यहां पे जीरो है, ठीक है। इसको अगर आप मान रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे लिया हुआ है, इस तरीके से, तो अगर आप इसे जीरो मान रहे हो तो किसी जनरल थीटा के लिए एम और बी के बीच का एंगल होता है, एम और बी के बीच का अपना एंगल है, तो किसी जनरल थीटा के लिए आप क्या बोलोगे, थीटा को, थीटा इनिशियल मतलब इसको आप इनिशियल मान रहे हो ना, तो इसे थीटा वन मानोगे। थीटा वन एक तरीके से 90 हो जाएगा, इसे अगर आप इनिशियल मान रहे हो तो ये अपने पास थीटा वन होगा ना, तो थीटा वन एक तरीके से कितना हो गया, एम क्रॉस बी में 90 हो गया, ठीक है, ये 90 तो वो जीरो हो गया, और थीटा टू जनरली थीटा होगा, बट वो एम बी कॉस थीटा आ रहा है वहां से, फिर वहां से एम बी कॉस थीटा आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किसको जीरो मान रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। थीटा थीटा टू को अगर जीरो मान रहे हैं और थीटा वन को थीटा मान रहे हैं, थीटा टू को 90 मान रहे हैं, 90 का मतलब क्या हुआ, एम और बी के बीच का एंगल 90 ना, मतलब ये इस तरफ, और थीटा वन हो जाएगा पैरेलल। तो इसके दो फॉर्मूले आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, आप किसे क्या मान रहे हो, इसके दो फॉर्मूले आ सकते हैं भाई। देख लो कि अगर हम बोलें कि थीटा टू को हम ले रहे हैं 90 और थीटा वन को हम ले रहे हैं 0, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा u का, ये फॉर्मूला सही है क्या, देखो जरा, इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है लग रहा है, कुछ भी सिचुएशन एक लेना पड़ेगा, नहीं तो जनरली जो फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई से माइनस एम डॉट बी आना चाहिए, और माइनस एम डॉट बी के लिए यहां मैंने साइन पहले लिया है, इससे दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, साइन तो टाउ डी थीटा है ना, ये ठीक है। यहां साइन मैंने पहले से ले लिया, इसकी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जरा कि फिर थीटा टू अगर 90 ले रहे हो
तो 90 वाले पोजीशन, इसको रेफरेंस किसको मान रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है ना। तो रेफरेंस अगर आप इसको 0 कर रहे हो और इसको थीटा कर रहे हो, और रेफरेंस किसको मान रहे हो, इनिशियल वाले को। इस केस में मतलब एक सिचुएशन ये आएगी भाई, माइनस एम डॉट बी। एक तो ये यहां पे मानने पे दो चीजें डिपेंड करेंगी, एक ये होगा या फिर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा, या एक एम बी, ये एक आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, एक ये आना चाहिए जिसका आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो माइनस एम डॉट बी। तो एक तो ये फॉर्मूला, और यही हम मैक्सिमम यूज करेंगे, यही हम यूज भी करेंगे। या फिर ये आ सकता है कि किसे आप रेफरेंस मान रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग एक आ सकता है आपके पास थीटा 2 जो है, थीटा 2 जो है अपना 0 डिग्री हो जाए और थीटा 1 90 हो जाए, थीटा 1 अपना थीटा हो जाए, ठीक है। और ये थीटा 2 को हमने 90 लिया है और थीटा 1 को कुछ थीटा लीजिए कि थीटा पर था पहले से, ठीक है। तो यहां पर ये जो आएगा फॉर्मूला, उसमें आ जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके दो फॉर्म आपको मिलेंगे, एक एम बी 1 माइनस कॉस थीटा और एक माइनस एम डॉट बी। सिस्टम बाई कंजर्वेटिव है, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, कभी भी आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल की बात कभी नहीं करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो में काफी कुछ डिटेल में कराया गया है, ठीक है। तो आप यहां से बता सकते हो, अब इसमें जो भी आप रेफरेंस मानोगे उसके अकॉर्डिंग, किसको आप जीरो पोटेंशियल मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिलता जाएगा। और ये यू किसी जनरल थीटा पे है, ये यू जो है किसी जनरल थीटा की बात बोल रहा है। अभी सिचुएशन लेके अभी और मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और तो अभी ये दो फॉर्मूले अपने का मतलब के मिले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द किसको हम जीरो रेफरेंस पोटेंशियल मान रहे हैं, किसको हम जीरो रेफरेंस पोटेंशियल मान रहे हैं। साइन से प्रॉब्लम है, देखो साइन में मैं ये बोल रहा हूं कि यहां तो ये साइन आप कह रहे हो ना, साइन यहां से आ जाएगा यार। देखो थीटा 2 90 लिया है, इसी को जीरो माना है ना, इसको जीरो, तो मतलब यहां मैंने क्या किया है, देखो मैं बता दे रहा हूं कि मैं u थीटा 2 को जीरो ले रहा हूं, u थीटा 2 को जीरो मान रहा हूं या रेफरेंस मान रहा हूं इसके लिए, तो उस केस में ये आएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं ले रहा हूं कि u थीटा 1 0, u थीटा 1 0, ठीक है, तो u थीटा 1 0 ले रहा हूं, तो उस केस में ये थीटा 2 अपना एंगल पहले जीरो था, मतलब क्या था, एंगल जीरो मतलब परपेंडिकुलर होंगे, और यहां से किसी थीटा से, सुनो ध्यान से, किसी थीटा से वो क्या हो चुका है, पहले किसी थीटा पे था और फिर वो रोटेट होकर ऐसा हो चुका है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वो पैरेलल हो गए, मतलब लूप परपेंडिकुलर हो चुका है। इसीलिए आपको दोनों चीजें सोचनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लूप दोनों का उल्टा चलेगा। माइनस एम बी कॉस फाइनल माइनस कॉस इनिशियल, माइनस एम बी ये होना चाहिए। अच्छा, सिस्टम का टॉर्क ले रहे हैं ना, सिस्टम का वर्क ले रहे हैं, तो सिस्टम का वर्क तो अपने पास ये आ गया, तो उसको अगर सिस्टम के वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो माइनस डेल्टा यू ही तो लिखोगे, माइनस डेल्टा यू ही तो लिखोगे। तो मुझे लगता है ये ठीक है। फिर भी एक बार ये दो फॉर्मूले लेकिन आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इसको देख लेंगे एक बार और, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नहीं है, हम ये डॉट प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे, माइनस एम डॉट बी। आपका ये कहना है ना कि यहां माइनस नहीं हो, लेकिन मैं डी डब्ल्यू सिस्टम ले रहा हूं तो मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए ना,
DW सिस्टम बाय डेफिनेशन एक माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर तो इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन दिया जाए कि एक रिंग पड़ी हुई है और आपको इसे उठाना है बिना छुए, बिना छुए इसको उठा देना है। तो करंट की डायरेक्शन मान लो मैं ऐसे दे रहा हूं, करंट की डायरेक्शन मान लो मैं ऐसे दे रहा हूं, ये करंट है और ये लूप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको इसे लिफ्ट करा देना है पूरा 90 डिग्री, और ये इसके ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और ये अपना लूप जो है समझ लो XZ प्लेन में है। ये लूप हमारा समझो XZ प्लेन में है। ये लूप अपना XZ प्लेन में है, इसे हमें लिफ्ट करा देना है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम बी? डायरेक्शन तो खैर मैंने बता ही दिया, आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता था। हमें इसको लिफ्ट कराना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम बी? और फाइंड मिनिमम बी to just lift the ring so that it become vertical. It become vertical. ये वर्टिकल हो जाए, उसके लिए बी मिनिमम क्या होगा? उसके लिए बी मिनिमम क्या होगा? नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है विदाउट पुटिंग लिमिट, उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1 आएगा, फिर ये माइनस इधर जाएगा तो फिर से आपके पास वही आ जाएगा। अच्छा, माइनस कॉस थीटा 2 एक स्टेप कर ही लेते हैं, और आप यही कह रहे हो ना कि पहले लिमिट ले लें। तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, मतलब यहां पे आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, फिर ये माइनस यहां आएगा तो उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करिए। तो हमें इसको क्या करना है? लिफ्ट कराना है पूरा इस तरीके से कि ये वर्टिकल हो जाए, मतलब ये इसका फाइनल पोजीशन कुछ आपको ऐसा नजर आने लगे कि ये वर्टिकल हो जाए। इसको इस पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तो बिना कुछ किए तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा काम करेगा। क्यों करेगा? आपको समझ में आता है कि यहां पर mg लग रहा होगा, नीचे जो है mg लग रहा होगा, देखिएगा नीचे mg लग रहा होगा। तो इस mg के वजह से इस पॉइंट, इसी पॉइंट के अबाउट उठेगा ये, इसी पॉइंट P के अबाउट ये उठेगा, ठीक है, इसी P पॉइंट के अबाउट उठेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो ये mg जो है, ये मास इसका m ले लीजिएगा, m ले लीजिएगा, ग्रेविटी तो नीचे है तो mg है इस, और रेडियस r ले लीजिएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ये रेडियस r ले लीजिएगा। तो mg की वजह से इस पे टॉर्क आएगा। थोड़ा बहुत टॉर्क मैंने कहा था रिवाइज कर लेना, r फोर्स इंटू r परपेंडिकुलर, और राइट हैंड थंब रूल से ही हम डायरेक्शन भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे mg इधर ही आएगा, देखो mg की का जो फोर्स होगा वो इधर आएगा। तो इसकी वजह से यहां पर जो टॉर्क लगेगा, ध्यान दीजिएगा,
और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस एफ से देख सकते हैं। ठीक है, टॉर्क होता है, देखिए दो फॉर्मूले आप लगाते हो, या तो आर क्रॉस एफ, या फिर आप मैग्नीट्यूड केवल निकालना होता है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते हो। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है वहां पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन। डाइपोल एनर्जी वाले में डेरिवेशन में नहीं लिया था क्या, माइनस यू नहीं लिया था। हो सकता है मैं फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट से भी करेंगे तो आपको मिल जाता। यहां डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट करेंगे ना, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, तो यहां पे केवल डी यू लिखा जाएगा, तब आपके पास वही आ जाएगा केवल, तब ये माइनस नहीं होगा। और कॉस थीटा वन, ना यहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही कह रहा हूं। एक काम करो, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट से ही कर लेते हैं, फिर बाद में पुट कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट से अगर करें, एक बार चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन हमें सिस्टम का चाहिए, तो सिस्टम के लिए ये आएगा, नहीं तो माइनस आएगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट आप जो बोल रहे हो वो तब होगा जब डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट करें। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट अपने पास होगा एम बी कॉस थीटा, सॉरी एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये एक्सटर्नल एजेंट का होगा। तब इसी को फिर आप डी यू लिख दोगे, इसी को आप डी यू लिख दोगे, है ना। चेंज आप डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आप केवल डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखते हो तब यहां डायरेक्ट डी यू आएगा, ये तो समझते हो सब लोग, और यहां फिर थीटा वन से थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप डायरेक्ट, आप देखिए अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं थीटा वन से थीटा टू में, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पाई बाई टू से थीटा, पाई बाई टू से थीटा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। यहां पे अपने पास यू थीटा वन अगर आप कर रहे हैं और ये यू थीटा टू, तो अगर आप डायरेक्ट सिस्टम का कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से आप कुछ भी करिए। अगर ये एक्सटर्नल एजेंट है तो ये आपके पास आएगा जीरो से डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, और यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, आप कहीं से निकाल लीजिए, इसको निकालिए, यहां पे माइनस लेके आइए, देखिए यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम बी और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। लिमिट अगर आप पुट करते हैं तो माइनस बाहर हो गया, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये फिर यहां पे ये आ जाएगा। फिर आप ये लिमिट पुट करिए, आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये लिमिट फिर से यहां पे जो रेफरेंस है आप अगर मानते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएंगे। थीटा टू को आप 90 पुट करेंगे और थीटा वन को कुछ थीटा पुट करेंगे, तो अपने पास ये जीरो, ये माइनस, फिर से आपको यही मिलेगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप जैसे आपको निकालने में सुविधा लगे आप वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट से, या पहले वाला भी रिजल्ट आपका सही था। ठीक है, तो यू थीटा टू, चलिए मैं यही लिख देता हूं, आप लोग इसमें कंफर्टेबल हैं तो यहां से फाइनली मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके कि यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो फिर इसमें लेकिन फिर आप लिमिट देख लीजिएगा कि यू थीटा टू अगर आप जीरो ले रहे हैं और यू थीटा वन थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो थीटा टू यहां 90 हो जाएगा और फिर ये माइनस यहां चला जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, वो भी सही था भाई, पहले भी सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो खैर यहां पे अब देखिए कि इस mg के टॉर्क का डायरेक्शन क्या है।
तो mg ये फोर्स हो गया, राइट हैंड से निकाल लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर को ये करो और इसको जिस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है उधर घुमाओ, तो उधर घुमाओगे तो टॉर्क आपका किधर लगेगा, थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन देगी। तो ये जो है माइनस के कैप होगा अगर ये एक्स जेड प्लेन है, ये जेड एक्सिस है। तो टॉर्क ड्यू टू mg क्या लिखेंगे आप, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो mgr माइनस के कैप, ये टॉर्क होगा ड्यू टू mg अगर आप वेक्टर ले लिखते हैं तो। ये पहले क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये mg है, देखो mg फोर्स है, p डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन में इसको घुमाओ, ये बता रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया, अगर आप ये यूज करते हो, ठीक है, f इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, f इंटू आर परपेंडिकुलर अगर यूज करते हो तो आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये फोर्स है, इसको p की तरफ घुमा दो, थंब किधर जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर, मतलब माइनस जेड एक्सिस, तो ये आ जाएगा। तो हमें इसको उठाना है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क होगा वो कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, इसके उल्टा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर हमें इसको उठाना है तो हमें ये जो टॉर्क है mg के टॉर्क को पूरा, जब ये ऊपर उठ रहा होगा तो mg का टॉर्क ऐसे नीचे लगेगा, इसी को पूरा ओवरकम कर दे। बोलो भाई, इसी को पूरा जो है ओवरकम कर दे, मानते हो कि नहीं। तो ओवरकम करने के लिए इसका जो टॉर्क होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, वो इसके अपोजिट होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए। बताओ तो अपोजिट कैसे होगा, देखो ये आई इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट इसका इधर है, m वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है। आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिट वेक्टर देख लो, ये है माइनस जे कैप, ये है इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो m क्रॉस बी, टॉर्क का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, m क्रॉस बी माइनस जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, k, मतलब ये भी माइनस में ही जा रहा है क्या, m क्रॉस बी करते हैं ना, तो m क्रॉस बी करेंगे, m क्रॉस बी करेंगे तो ये इधर आएगा, प्लस जे कैप आना चाहिए भाई। तो i क्रॉस जे, हाँ ठीक है, j क्रॉस आई है ना, तो i क्रॉस जे के होता है, तो ये माइनस के प्लस के कैप। तो आपने ऐसे भी यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो mg से यहां ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट के लिए हम बोलेंगे उठना चाहिए, तो मिनिमम बोला है ना, इसीलिए मैंने अभी बता देता हूं। तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब टॉर्क जो है fb का जो टॉर्क होगा फॉर रिंग टू लिफ्ट टाउ ड्यू टू बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ ड्यू टू mg, यही कह रहे हैं ना आप, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो टॉर्क इसका हो जाएगा mb, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो mb sin 90 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ mg। अच्छा इसका टॉर्क तो हमने निकाल लिया था ना mb, हाँ ठीक है, mg इसका कितना है mgr, mgr देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा mg इंटू आर। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब यहां पे b की बात करो, m तो कौन, अच्छा ये m और इस m में कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, धोखा ना हो जाए, ठीक है। और इसका मास मैं कुछ स्मॉल m कर देता हूं जिससे कुछ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये स्मॉल m इसका मास है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये स्मॉल m है, तो यहां भी स्मॉल m कर दीजिए, ठीक। तो b क्या आ जाएगा, अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लिख लीजिए क्या होगा, I इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख लीजिए कितना हो जाएगा, I इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू mgr। तो b पे क्या इनइक्वलिटी आ रही है, mgr, r तो कैंसिल होगा, mg अपॉन पाई आर, mg अपॉन पाई आर, आई भी होगा, आई पाई आर ना, mg अपॉन पाई आई आर, देख लीजिए, ठीक है। तो mg अपॉन पाई आई आर। अब आपसे मिनिमम बोला है,
तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इक्वलिटी सेटिस्फाई करेंगे, बी मिनिमम, वो हो जाएगा एम जी अपॉन पाई आई आर। तो एम जी अपॉन पाई आई आर ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसको उठाने के लिए। एम जी आर अपॉन आपका उल्टा आ रहा है, आपने शायद कुछ एम में गड़बड़ाया है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसको जस्ट उठाने के लिए आपको इतनी मैग्नेटिक फील्ड तो कम से कम चाहिए। चलिए चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं इसी टॉर्क के लिए और डाइपोल मोमेंट पे, जो आईटी में आए हुए हैं एडवांस में। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, a loop carrying current I lies in the xy plane as shown in the figure. The unit vector k is coming out of the plane. Unit vector मतलब z एक्सिस आपका इधर है, लिख रखा है। The magnetic moment of the current loop, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता देना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता देना है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्या, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता पाएंगे आप लोग? ये अल्फा नहीं है, ए ले लीजिएगा, यहां पे ए लिखा हुआ है, इसको ए ले लीजिएगा, ऑप्शन में ए है तो इसको ए ले लीजिएगा, ए मान लीजिएगा। ये अल्फा नहीं है, ये ए मान लीजिएगा। पहला ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट आपको आई दिया है, सीधे इसका एरिया निकाल लेना है। और वेक्टर तो सभी बच्चों को पता है कि एक्स वाई प्लेन है, तो ये प्लस के कैप जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होगा वो प्लस के कैप जाएगा। कमेंट चला गया आप लोगों का, एक मिनट। ठीक है, कमेंट चला गया है। तो देखिए आप इसको एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं ज्योमेट्री का। आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सभी लोगों को दिख रहा है, आप इसको इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बहुत बेसिक आईक्यू से आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं भाई। तो सभी को समझ में आ गया कि ये क्या बनने वाला है, एक स्क्वायर बनने वाला है। तो एक स्क्वायर हो जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया इंडिपेंडेंट लूप के लिए, पूरे लूप के लिए बस एरिया ही तो निकालना अपना मेन पर्पस है, अपना मेन पर्पस है एरिया निकालना ना भाई। तो एरिया के लिए ये ए हो जाएगा, ये सेमी सर्कल है तो ये a/2 हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r, एक सेमी सर्कल का हो जाएगा a/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया टोटल जो होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, प्लस 1 2 3 4 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक भाई कह रहा है देखने में ही डर लग रहा है, ऐसे डरोगे तो फिर तो हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा +4 टाइम्स एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू a² by 4।
पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4, और ऐसे कितने 1 2 3 4 है तो 4 टाइम्स भी कर दिया, एक का हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होता है तो एरिया हमें मिलता है पाई प्लस 1 ए स्क्वायर, पाई प्लस 1 ए स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख पाओगे अब? मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? कुछ गलत तो नहीं किया है मैंने, देख लीजिए एक बार। ये ए है तो रेडियस तो ए बाई 2 ही होगा, तो पाई एरिया, अच्छा एक मिनट, ये सेम ही है, यहां गलती कर दिया मैंने, बोल भी नहीं रहे हो। ये एरिया तो पूरे सर्कल का होता है, बाई 2 भी होगा। ये एरिया पूरे सर्कल का होता है तो बाई 2 भी होगा, इसका हाफ लेना पड़ेगा। तो यहां से करोगे तो 8 और यहां पे 2 आएगा तो ये हाफ भी होगा यहां पे। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 ये आएगा। ठीक है, तो आप यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और अपने पास आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई 2, 1 प्लस पाई बाई 2। तो अब आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखने को तैयार हैं। एन आई ए, एन 1 है, आई है आई, ए स्क्वायर, एरिया आपके पास है 1 प्लस पाई बाई 2, और डायरेक्शन तो बहुत देख के ही बता पा रहे हो, ये प्लस के कैप है तो डायरेक्शन हो जाएगा प्लस के कैप, डायरेक्शन हो जाएगा प्लस के कैप। हालांकि इन्होंने चालाकी की है, सभी को मैक्सिमम प्लस के कैप है, ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है ये नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस के कैप वाला। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़िएगा ध्यान से। ए सर्कुलर क्वाइल, 2020 का क्वेश्चन है ये। ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर एंड एन टर्न्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एक सर्कुलर क्वाइल है यहां पर, ठीक है, एक सर्कुलर क्वाइल है, इसके एन टर्न्स हैं, इसके एन टर्न्स हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है एज सोन इन द फिगर। इट्स टू एंड आर कनेक्टेड टू 2 वायर्स। इसके जो दोनों एंड है इस 2 वायर से कनेक्टेड है, दिख रहा है। एंड इट इज हैंगिंग बाय दीज वायर विद द प्लेन बीइंग वर्टिकल, प्लेन वर्टिकल है। दीज वायर्स आर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। अब ये जो 2 वायर हैं ये किसी कैपेसिटर के से कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर फुली चार्ज है विथ चार्ज क्यू। ठीक है, अभी इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू। अभी स्विच ओपन है, अभी ये स्विच अपना ओपन है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सब फिगर में दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के प्लेन के पैरेलल आपने स्टैब्लिश कर रखा है, लूप के प्लेन के पैरेलल आपने इसको स्टैब्लिश कर रखा है। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हो, ये फुली चार्ज है, अब आप इसको क्लोज कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ये अपना फुली चार्ज है, ऐसे ही पड़ा होगा, कोई भी क्लोज सर्किट नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आपने इसको स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज, द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज थ्रू ए वेरी शॉर्ट टाइम। यहां थोड़ा समझने वाली बात है, इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। आप सभी बच्चों को पता है आरसी सर्किट में कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, Q इक्वल टू Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसा सेटअप है कि हो सकता है सुपर कंडक्टिंग वायर हो या कुछ हो, ठीक है, जिसमें ये अपने पास तुरंत से जो है ये क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो जा रहा है, ये मान के चलना है। ठीक है, बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, आपको मान के चलना है शॉर्ट टाइम में हो जा रहा है। इसी टाइम में जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी। तो मुझे याद है बहुत बच्चे जो मेरे 2020 में अटेम्प्ट किए थे, उनमें से बहुत बच्चों ने आकर एट ए टाइम यही बोला था कि सर ये क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहां पे एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? ऊपर से ये लिख रखा है कि ये रोटेट नहीं करता है, हार्डली रोटेट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बहुत बच्चों ने इसको पढ़ा था शॉर्ट टाइम में, ये लिख भी रखा है कि कॉइल हैज हार्डली रोटेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। कॉइल रोटेट नहीं होता है,
तो सभी बच्चों के दिमाग में था कि L इक्वल टू सर आई ओमेगा, तो जब ये ओमेगा 0 है तो इसका तो L 0 होना चाहिए, ठीक है, इसका L जो है 0 होना चाहिए। ये चीज जो है उन बच्चों ने नहीं समझा कि ये जो है इस फॉर्मूले को नहीं देखा कि ये कहां से आया। टाउ एक्सटर्नल, ये तो सभी को पता है, जैसे एफ एक्सटर्नल डीपी बाई डी होता है, वैसे ही टाउ एक्सटर्नल ये भी तो लिखते हो यार, डीएल बाई डी। तो यहां इंपल्स मिलेगा इसको, तो सारा कहानी यहां पे इंपल्स का है, बहुत शॉर्ट टाइम है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि टाउ यहां पे एक अचानक झटका लगेगा टॉर्क का, जिससे एक इंपल्स, एंगुलर इंपल्स मिलेगा, और इस एंगुलर इंपल्स से इसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा भाई। तो बहुत बच्चों ने इसको छोड़ दिया था, जबकि बड़ा इजी क्वेश्चन था ये 3 नंबर का। टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डीएल बाई डी टी, ये सभी को पता है। इससे सोचेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलने जा रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो तो इसको आप 0 से जो भी डेल्टा टी टाइम रहा होगा उसमें आप इसको, या 0 से टी टाइम रहा होगा, टी वेरी स्मॉल है, ठीक है, इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा कि नहीं डीएल का, ठीक है, 0 से एल। बोलो भाई, क्लियर है? ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे आप मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, अब सभी को समझ में आ रहा है, इसमें करंट फ्लो होगा और यहां पे करंट अपना जो है इस तरीके से, तो एक करंट कैरिंग लूप बन जाएगा। करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक मोमेंट इधर है आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहां पे आप एम वेक्टर बोल सकते हो, कितना हो जाएगा, एरिया दिया है क्या इसका, पाई आर स्क्वायर, एन पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे इसका, एन पाई आर स्क्वायर, और इसको प्लस के कैप मान लो, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला, ये अगर एक्स वाई प्लेन मान रहे हो तो, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा प्लस के कैप, तो एन पाई आर स्क्वायर प्लस के कैप, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। तो बी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी नॉट आई, ठीक है। तो टॉर्क निकाल लें इसका, यही देखो, टाउ डी टी, टोटल टॉर्क इन डी टी टाइम, वही अपना क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और डी टी बहुत स्मॉल टाइम है, और क्यू चार्ज दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहां से क्या करें, आई हमें नहीं पता है, क्यू पता है, तो अभी देखिए कैसे करते हैं। आई के लिए क्या लिखोगे, जनरल आप टॉर्क क्या लिखोगे, एम क्रॉस बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एम है एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट, ठीक है, एम क्रॉस बी, एम बी साइन 90, यहां साइन 90 होगा, ये क्लियर है सभी को, देख रहे हो परपेंडिकुलर है दोनों। एन आई ए, यहां मैंने आई नहीं लिखा क्या, आई नहीं लिखा, आई लिखिए, ये क्लियर है। तो टॉर्क हो जाएगा एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और यहां आई को हम क्या डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं भाई, यहीं पे समझना है। क्या इस आई को, जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा होगा, डी क्यू बाई डी टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं भाई। तो आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो आएगा टॉर्क, डी टी इधर ले आओ, तो टाउ डी टी, हमने कहा इसको 0 से टी टाइम इक्वल टू, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जा रहा है टी टाइम में, एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट डी क्यू, और ये पूरा डिस्चार्ज हो जा रहा है 0 से क्यू। तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो माइनस लिखना चाहिए था कायदे से, तो वहां से आपको मिल जाता है, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी आएगा, डिस्चार्ज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज कर रहा है, तो फिर आप क्यू से 0 कर देंगे, बात वही है, कर लीजिए, फिर भी मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस रहेगा, तो माइनस टाउ डी टी, सॉरी टाउ डी टी इक्वल टू एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट माइनस डी क्यू, ऐसे लिख सकते हो। और इसको आप क्यू से 0 कर सकते हो, और ये 0 से टी कर सकते हो। और ये जो 0 से टी है, देखिएगा यही तो एल है, यही तो एल है भाई, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू।
एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू, एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू। तो बी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत बच्चों ने कर लिया। एन पाई बी नॉट क्यू आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है आपका आंसर, यही आंसर मेरा भी आ रहा है। तो एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट क्यू यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो है मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये जैसे 3 डायमेंशनल होगा उसको कैसे करेंगे? जैसे इस फिगर को देखिए, यहां मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं। ए कंडक्टर कैरी ए करंट आई अलोंग द क्लोज पाथ ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। यहां से शुरू हो जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। यहां एक छूट गया है एरो, ये एरो छूट गया है, मैं बना दे रहा हूं, ये एरो छूट गया है, तो ये भी एरो आपका छूट गया है, ये ऐसा है। दिख रहा है सभी बच्चों को? तो ये जो क्यूब है इसके सारे साइड से करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे से करंट पास नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है? इस साइड से हो रहा है। देखो, ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी डी से, फिर डी से, फिर ई एफ से, फिर एफ जी से, फिर जी एच से, फिर एच ए से। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब हमें इस पूरे इस लूप का हमें क्या करना है, क्या बताना है? नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि इसको आप एक क्लोज लूप देना शुरू करोगे, जो अभी ट्रिक बताया। कैसे? आप इसको जो है करंट यहां से जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, तो आप इसको ऐसे अलग ही बना दे रहा हूं डायग्राम में। देखिए, इसको आप ऐसे मानना शुरू कर सकते हो, इसी में बना दूं। देखो, एक लूप ये है इंडिपेंडेंट, इसको कितने इंडिपेंडेंट लूप बना सकते हो? इसको कितना इंडिपेंडेंट लूप बना सकते हो? देखो, एक ऊपर ऊपर ऐसे पूरा बना लो, एक ऐसे बना लिया। ठीक है भाई, और एक अपना ये बन गया, एक इसी के जैसा फिर इधर बनेगा। तो आप यहीं से देख लो कि कितने लूप बन जाएंगे इसके। ये 2 हो गया, आपको आइडिया दिया मैंने, ये 2 हो गया। एक इधर अपना पीछे बनेगा 3। मतलब इस पूरे क्यूब के आई थिंक जो 6 होंगे, है ना, इस पूरे क्यूब के जो फेसेस है उसको अलग कर दो, तो अपने आप आपको मिलने लगेगा। टाइम हो गया? अरे हमें भी पता है भाई, टाइम हो गया, टेंशन ना लो। ठीक है, आपके लिए ही कराया जा रहा है। चलिए, इसको होमवर्क दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा, इसको स्प्लिट कर दीजिएगा सारे फेसेस को, सारे फेसेस को इंडिपेंडेंट लूप मान के, और सबका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालिएगा, देखिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतने ही रोकते हैं, और कुछ स्लाइड चेक कर लीजिएगा, कुछ और मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो वो करके आइएगा। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आपको टॉर्क थोड़े पूछा है मेरे भाई, आपसे टॉर्क नहीं पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो यहां पे फील्ड की जरूरत ही क्या है? आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा है, टॉर्क थोड़े पूछा है जो एम क्रॉस बी में बी की जरूरत है। चार्ज फ्लो बता दीजिए। अरे यार, चार्ज फ्लो किस में चार्ज फ्लो पूछ रहे हैं? इसमें ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जैसे नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, जैसे बैटरी की बात होती है, लोअर से हायर, इधर से क्यू चार्ज जा रहा है, वही चीज हो रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक है।